तो प्यारे बच्चों, आज हम फिर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। मास्टर साहब एक्सप्लेन चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे क्लास को पढ़ा है। तो पिछले टर्न पर हम आप लोगों को बताए थे लाइकेन के बारे में। लाइकेन क्या है, इसके बारे में हम आपको उदाहरण देकर के बताए थे कि जिस तरह से आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, ज्यादातर लोग घर से अध्ययन करते हैं और जैसे ही डिग्री सेक्शन में बीएससी के लिए, बीए के लिए, ग्रेजुएशन के लिए आप आगे जाते हैं, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और दूर दूर जाते हैं, तो वहाँ आप कमरा लेकर के और इस तरह से एक रूम पार्टनर बनाते हैं। उसी उदाहरण के साथ हम आप लोगों को बताए थे लाइकेन के बारे में कि लाइकेन क्या है। लाइकेन के बारे में बताए थे कि इट इज सिम्बियोसिस। लाइकेन क्या है? सिम्बियोसिस, सहजीवन है, इन विच टू पार्टनर्स लिव विथ ईच अदर फॉर बेनिफिशियल पर्पस। इसमें दो पार्टनर रहते हैं और दोनों एक दूसरे से लाभ के लिए सामंजस्य बनाते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि जंतु जगत के वर्गीकरण में आप लोगों ने शुरू किया फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के कार्डेटा तक, और वहां पर आप लोगों ने देखा कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जंतुओं में कॉम्प्लेक्सिटी आती चली गई, जटिलता आती चली गई। एक फाइलम वो था प्रोटोजोआ को जहां आप लोगों ने नेकेड आई से जंतु को नहीं देख पाए, उसके लिए आपने माइक्रोस्कोप की सहायता ली। वहीं पर कार्डेटा में जब आप पहुंच गए तो पता चला कि पूर्ण रूप से विकसित जंतु हैं जिनके शरीर में कंकाल है, हड्डी है और पूरा ढांचा बना हुआ है। और इस तरह से उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया कि सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के और पहुंच गया ऑर्गन ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह से वनस्पत जगत के वर्गीकरण में आप लोगों ने देखा कि हमने शुरू किया कि पूरे प्लांटी किंगडम को दो सब किंगडम में बांट दिया गया। एक तो था थैलोफाइटा और दूसरा एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत आप लोगों ने देखा कि 10 फाइलम थे, जिसमें से 7 फाइलम जो थे वो एल्गी या शैवाल के लिए थे, 8वां फाइलम बैक्टीरिया के लिए, 9वां और 10वां फाइलम जो था वो कवक या फंजाई के लिए रखा गया। फिर इसके बाद हम लोग फर्दर जब डिवीजन करते हैं एम्ब्रियोफाइटा का, तो उस एम्ब्रियोफाइटा में हमको 11वां फाइलम मिलता है ब्रायोफाइटा। आज हम लोग इसी ब्रायोफाइटा के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ब्रायोफाइटा इज ए सिनोनिम्स ऑफ एम्फीबिया क्लास। जैसे हम लोगों ने जंतु जगत में उभयचर वर्ग एम्फीबिया क्लास के बारे में अध्ययन किया था कि एम्फीबिया का मतलब होता है कि बोथ, यानी ऐसे प्रकार के जंतु जिनके पास दो चर है, आवास है, रहने की जगह है, और उसके आधार पर यह कहा गया कि उभयचर प्राणी ऐसे प्राणी होते हैं जो जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, जिसका आप लोगों ने तरोताजा एग्जाम्पल देखा राणा टिग्रीना भारतीय मेंढक के बारे में।
तो उसी तरह से इसका सिनोनिम शब्द है, समानार्थी शब्द है वनस्पति जगत का, जिसे हम कहते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा ये 11वां फाइलम है ब्रायोफाइटा। इस ब्रायोफाइटा को अभी हम बताया कि जंतु जगत के उभयचर प्राणी से बिलोंग करते हैं, इसका समानार्थी शब्द है। तो इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा को एम्फीबियस प्लांट्स या उभयचरी पौधा, या दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं एम्फीबियंस एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। वनस्पति जगत का वनस्पति जगत का उभयचरी पौधा। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, जिस तरह से हम उभयचर जंतु के बारे में अध्ययन किए, उसी तरह से उभयचर पौधा ये बिलोंग करता है ब्रायोफाइटा। चूंकि ब्रायोफाइटा को हमने रखा है एम्ब्रियोफाइटा में, अर्थात कहने का मतलब कि ब्रायोफाइटा से भ्रूण का निर्माण शुरू हो जाता है, एम्ब्रियो का निर्माण शुरू हो जाता है। और यहां से शुरू होने के नाते ये सबसे सरल एवं आद्य सरल एवं आद्य प्रिमिटिव प्रिमिटिव ग्रुप है किसका? एम्ब्रियो का या भ्रूण बनाने का। यानी ब्रायोफाइटा से एम्ब्रियो या भ्रूण बनाने का काम शुरू होता है, इसलिए ये सबसे सरल, सबसे साधारण प्रकार का, आद्य प्रकार का वनस्पति जगत का वर्ग है। अब प्रश्न ये है कि इसे उभयचरी क्यों कहा गया? क्योंकि ये मुख्यतः जो है टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थलीय पौधे होते हैं, स्थल पर रहने वाले पौधे होते हैं, परंतु इनके निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। यानी कहने का मतलब कि पूरा जीवन काल इनका स्थल पर बीत जाता है, लेकिन निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। इसी विशेषता के लिए हम इसे उभयचरी पौधा कहते हैं कि पूरा जीवन इसका स्थल पर बीत जाता है, लेकिन निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है, पानी आवश्यक होता है। इस विशेषता के कारण हम इसे उभयचरी पौधा कहते हैं। इस ब्रायोफाइटा के बारे में डिटेल स्टडी किया प्रोफेसर प्रोफेसर एस आर कश्यप। इन्होंने ब्रायोफाइटा के बारे में डिटेल स्टडी किया, प्रोफेसर एस आर कश्यप। और इस
अध्ययन के फलस्वरूप, इनके अथक प्रयास के फलस्वरूप इन्हें भारतीय ब्रायोफाइटा का जनक कहा गया। भारतीय ब्रायोफाइटा का जनक कहा गया। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, भारतीय ब्रायोफाइटा का जनक कहा गया प्रोफेसर एस.आर. कश्यप। अब ब्रायोफाइटा की विशेषता क्या है, इसके मुख्य लक्षण क्या हैं कि ये मुख्य रूप से नम छायादार स्थानों पर उगते हैं और इनकी लंबाई के बारे में ये कहा गया कि ये कुछ मिलीमीटर से लेकर के लगभग 40-50 सेंटीमीटर तक के होते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे ब्रायोफाइटा का नाम क्या है। तो सबसे बड़े ब्रायोफाइटा और सबसे छोटे ब्रायोफाइटा, सबसे बड़ा जो ब्रायोफाइटा है उसका नाम है डाउसोनिया। डाउसोनिया, इसकी लंबाई लगभग 40 से लेके 50 सेंटीमीटर तक होती है। वहीं पर सबसे छोटा जो है जोप्सिस आर्जिनेटे, जोप्सिस आर्जिनटेटा, जोप्सिस आर्जेंटेटा ये सबसे छोटा ब्रायोफाइट्स है जो कुछ मिलीमीटर का ही होता है, सबसे छोटा। एक नंबर का क्वेश्चन इस तरह से कंपटीशन की परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़े ब्रायोफाइट्स का नाम बताइए, तो इसका नाम है डाउसोनिया और सबसे छोटे ब्रायोफाइट्स का नाम है जोप्सिस आर्जेंटेटा। ये हो गए सबसे बड़े और सबसे छोटे ब्रायोफाइट्स। अगली विशेषता इनकी है कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनमें मुख्य रूप से अभी आप लोगों ने देखा कि एम्ब्रियो बनाने का सबसे ये प्रिमिटिव समूह है, लेकिन संवहन ऊतक नहीं होता है। कुछ ब्रायोफाइट्स मुख्य रूप से ऐसे होते हैं कि जिनमें जड़, तना, पत्ती इत्यादि नहीं होता है, लेकिन वहीं पर मांस पौधा या फ्यूनेरिया पौधा जो होता है इनमें जड़, तना तथा मूलाभास पाया जाता है।
मूलाभास, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं राइजॉइड्स। क्योंकि राइजॉइड्स जो होते हैं वो जमीन से जल और खनिज लवण का अवशोषण करने का कार्य करते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइटा जो वनस्पत जगत के अंतर्गत समूह है, अर्थात कहने का मतलब कि जैसे हम वनस्पत जगत का समूह कहते हैं, वैसे ही ये एहसास हो जाता है कि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये सब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब करेंगे तो उन्हें जल और कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, यह चीज होना आवश्यक है। अर्थात कहने का मतलब कि ब्रायोफाइटा ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और जल और खनिज लवण का अवशोषण करने का कार्य इसमें मूलाभास या राइजॉइड्स करते हैं। अगली विशेषता इसमें है कि इनमें जनन जो होता है ये वर्धी जनन या जिसे कायिक जनन कहते हैं। ब्रायोफाइटा में जनन जो होता है ये वर्धी जनन या कायिक जनन, ये कई विधियों द्वारा होता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन, विखंडन द्वारा, बल्बिल्स के द्वारा, पत्र प्रकलिका के द्वारा और प्रोटोनिमा या पूतंत के द्वारा। तो कायिक जनन या वर्धी जनन कई विधियों द्वारा होता है, विखंडन द्वारा, प्रोटोनिमा द्वारा, पूतंत द्वारा और पत्र प्रकलिका द्वारा। ये कायिक जनन की विधियां हैं। कायिक जनन के बाद इनमें लैंगिक जनन, लैंगिक जनन ऊगेमस प्रकार का होता है। विषम युग्मकी, आप लोगों ने पढ़ा अभी एल्गी शैवाल वाले चैप्टर में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है, आइसोगेमस, अनआइसोगेमस और ऊगेमस। एक बार फिर हम आपको रिपीट कर देते हैं। आइसोगेमस का मतलब कि बिल्कुल उनकी बाह्य आकार, संरचना और परिमाण एकदम समान होती है। ऐसे कंडीशंस में हम एक को प्लस और एक को माइनस स्टेन से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे में अनआइसोगेमस में ये कहा गया कि बाहरी संरचना तो इसमें समान होती है लेकिन इनका कार्य व्यवहार भिन्न होता है और इसके नाते एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, जिसे हम माइक्रोगैमिट्स और मैक्रोगैमिट्स के नाम से जानते हैं। एक पैसिव होता है, दूसरा एक्टिव होता है। तीसरा प्रकार का हमने बताया कि ऊगेमस जो विषम युग्मकी होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं, छोटे बड़े होते हैं और ऐसे कंडीशंस में इनको एक को हम पैसिव, दूसरे को एक्टिव और नर गैमिट्स और मादा गैमिट्स के नाम से इंडिकेट करते हैं और ऐसे प्रकार के हम जनन को ऊगेमस या विषम युग्मकी प्रकार का कहते हैं। तो ब्रायोफाइटा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऊगेमस प्रकार का है, विषम युग्मकी है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है।
नर युग्मक को पुंधानी और मादा युग्मक को स्त्री धानी। पुंधानी और स्त्री धानी अर्थात कहने का मतलब कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, अंग्रेजी में एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। पुंधानी से निर्माण होगा पुमड़ु का, पुमड़ु जिसे एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं, एंथ्रोजॉइड्स। ये एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं इनमें कसाव पाया जाता है, फ्लैजिला पाए जाते हैं और स्त्री धानी के अंतर्गत एग सेल्स या अंड कोशिका का निर्माण होता है। ये अचल होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा एल्गी में कि ऊगेमस प्रकार में क्या होता है कि बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, द्विपक्षमाभी नर युग्मक होते हैं और मादा युग्मक जो होते हैं वो अचल होते हैं, उसमें कसाव नहीं पाए जाते। तो इस तरह से पुमड़ और एग सेल्स नर युग्मक और मादा युग्मक एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया के रूप में निर्माण होता है। अगली विशेषता यह है कि इनमें जो नर और मादा युग्मक होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता यह है, अभी हम आप लोगों को बताएं कि निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है और पूरा जीवन काल इनका स्थल पर बीतता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब ये स्थल में रहते हैं, ऐसे कंडीशंस में इनके नर युग्मक और मादा युग्मक को बचाने के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है जो इनके चारों तरफ से एक प्रकार की जैकेट सेल्स या चोलक कोशिकाओं का निर्माण करती है। जैकेट सेल्स या चोलक कोशिकाएं। ये चोलक कोशिकाएं क्या होती हैं कि बंध होती हैं, बंध है, और ये नर और मादा युग्मक को बचाने का कार्य करती हैं कि वो शुष्क ना हो जाएं और मर न जाएं। इनके एंथ्रोजॉइड्स और एग सेल्स ऐसे कंडीशंस में ये इनकी जैकेट सेल्स या चोलक कोशिकाएं जो होती हैं उसे आर्द्रता ह्यूमिडिटी प्रदान किए जाते हैं ताकि इनके नर और मादा जननांग इस तरह से आपस में बने रहें। अभी एक शब्द आया जैकेट सेल्स। जैकेट सेल्स क्या है? आजकल ठंडी है, ठंडी में सभी लोग जैकेट्स पहन लेते हैं। हम भी देखिए जैकेट्स को पहने हुए हैं। यानी जैकेट ये क्या कर रही है? हमको बाहरी वातावरण से हमारी रक्षा कर रही है। उसी तरह से कुदरत ने सभी को ऐसे जितने भी प्रकार के प्राणी हैं सबको कुछ न कुछ इस तरह से रक्षात्मक आवरण या रक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। एक कहावत है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि ब्रायोफाइटा ग्रुप का पौधा है, वो जंतु नहीं है कि अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है, लेकिन ऊपर वाले ने ऐसे प्रकार की बनावट बनाई है कि इनके नर युग्मक और मादा युग्मक के चारों तरफ क्या होती हैं? बंध कोशिकाओं की बनी हुई जैकेट सेल्स होती हैं, चोलक कोशिकाएं होती हैं जो उसको आर्द्रता या नमी को बनाए रखने का कार्य करती हैं। अर्थात कहने का मतलब कि उनके गैमेट्स सूख न जाएं, डेड न हो जाएं, ऐसे कारण से उसे रक्षा प्रदान करने का कार्य करती है।
तो इस तरह से नर युग्मक और मादा युग्मक अर्थात एंथ्रोजॉयड्स और एग सेल्स ये आपस में मिल करके निषेचन क्रिया करते हैं और निषेचन क्रिया करने के बाद डिप्लॉयड स्टेज हो जाती है अर्थात ये जाइगोस्पोर युग्मनज या आपको नया शब्द मिलेगा निषि युग्मनज जाइगोस्पोर या oospore निषिक्तांड इस तरह से निर्माण हो जाता है निषिक्तांड। अब और भी विशेषताएं हैं। अभी हम आपको बताएं कि निषेचन के लिए जल आवश्यक है, तो इस तरह से निषेचन क्रिया करने के फलस्वरूप अब इनमें जो अवस्था बन जाती है उसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। यानी यहां पर दो शब्द मिलते हैं, एक तो गैमेटोफाइट और दूसरा स्पोरोफाइट। हिंदी में कहते हैं युग्मकोद, युग्मकोदभिद और बीजाणुद्भिद। युग्मकोदभिद हैप्लॉइड होती हैं और स्पोरोफाइट्स ये 2n होती हैं डिप्लॉइड। ब्रायोफाइट का मुख्य पौधा क्या होता है? इसका मुख्य पौधा गैमेटोफाइट होता है। मुख्य पौधा गैमेटोफाइट होता है और इस तरह से गैमेटोफाइट होने के बाद आप लोगों ने देखा कि फिर स्पोरोफाइट्स का निर्माण होता है। यानी इनके जीवन काल में गैमेटोफाइट स्टेज का आना, फिर इसके बाद स्पोरोफाइट का स्टेज का आना, इस तरह से एक के एकांतर क्रम में दोनों प्रकार की फेज या अवस्थाएं आती हैं। ऐसे प्रकार की विशेषता को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, पीढ़ी एकांतर। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतर। तो ब्रायोफाइटा में इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। गैमेटोफाइट अवस्था होती है, गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट अवस्था होती है और जब स्पोरोफाइट अवस्था हो गई तो इनमें तमाम प्रकार के स्पोर्स होते हैं। यही स्पोर्स का डिस्पर्सन होता है और यही स्पोर्स फिर जर्मिनेट करके नए पौधे का निर्माण करते हैं, जो कि फिर ये गैमेटोफाइट स्टेज में पहुंच जाता है। यानी गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, एक प्रावस्था के बाद दूसरी प्रावस्थाएं इस तरह से आती रहती हैं और इनमें जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतर होता रहता है। एक चीज और है कि इनमें जो स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स बिल्कुल आपस में समान होते हैं। ऐसी प्रकार की कंडीशन को हम कहते हैं समस्पोरक, समबीजाणु, समबीजाणुक अवस्था या होमोस्पोरस कंडीशन। ये अक्सर कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उस पौधे का वर्ग या समूह का नाम बताइए जिसमें स्पोर्स की कंडीशन
होमोस्पोरक होती है, अर्थात सम बीजाणुक होते हैं, सब के सब स्पोर्स एक समान होते हैं। तो इसका आंसर आपको मिलेगा ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा में इस विशेषता के बाद अगली जो टॉपिक आती है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसका आर्थिक महत्व क्या है। थोड़ा सा हम इसका उदाहरण अभी आपको बता दें कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत तमाम प्रकार के जो पौधे हैं, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास, स्फेगनम, मास, फ्यूनेरिया, ये सब जो है ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व अभी आप लोगों ने देखा कि हमने शुरू में ही इसकी विशेषता बताई कि ये प्रायः नम छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं और इनमें जल के एब्जॉर्प्शन या अवशोषण की क्षमता बहुत अधिक होती है। आप लोगों ने देखा कि इसके जो गैमेट्स या युग्मक हैं, चाहे वो एंथ्रोजॉइड्स हो, चाहे एक्सेल्स हो या एंथ्रीडिया हो, आर्चिगोनिया हो, इसके चारों तरफ से जैकेट सेल्स होती हैं जो कि पानी को एब्जॉर्ब करके अवशोषित करके इसे सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हमने देखा कि ये एक पौधा है स्फेगनम, और इस स्फेगनम की क्षमता इतनी ज्यादा होती है जल की अवशोषण की। स्फेगनम, ये ब्रायोफाइट्स, इसमें जल के अवशोषण की क्षमता इतनी अधिक होती है कि यह अपने वजन से लगभग 20 से 40 गुना जल का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। और इस तरह से जल के एब्जॉर्प्शन करने के बाद क्या होता है कि ऐसे प्रकार के ब्रायोफाइट्स के साथ हम दूसरे प्रकार के पौधों को लपेट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि तमाम प्रकार के पौधे होते हैं जिनको हम बांध करके और उसको हैंडल करके इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसमें स्फेगनम में लपेट दिया जाता है और उसकी आर्द्रता के कारण वो काफी दिनों तक उस पौधे को जो है सुरक्षित प्रदान करता है, उसे नमी महसूस करने का कार्य करता है। कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं जो जंतुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो काफी गद्दे की तरह से काम करते हैं। तो इस तरह से इनकी जंतुओं के, ये कहिए कि बिछाने के रूप में कार्य करते हैं, बिस्तर के रूप में कार्य करते हैं। इसी स्फेगनम से हम ड्रेसिंग करने का कार्य करते हैं, जो घावों की ड्रेसिंग करते हैं, घावों की ड्रेसिंग करते हैं, स्फेगनम को साफ करके इस तरह से घावों की ड्रेसिंग करने का कार्य करते हैं। कुछ शाकाहारी जंतु जो होते हैं, ऐसे शाकाहारी स्तनी अपने भोजन के रूप में ब्रायोफाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। उद्यान विज्ञान में, हार्टिकल्चर में, हार्टिकल्चर में इस तरह से स्फेगनम या तमाम प्रकार के ब्रायोफाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, स्फेगनम या ब्रायोफाइट्स का जहां समूह बन जाता है, वो क्या करते हैं कि मिट्टी के कटाव को भी रोकने का कार्य करते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि भूक्षरण न हो, इसमें भी मदद करने का कार्य करते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। आप लोगों ने देखा कि ब्रायोफाइटा, अभी हम लोग जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं पौधों के समूह में, वैसे वैसे हम तमाम प्रकार की विशेषताओं के बारे में देख रहे हैं। हम लोगों ने एल्गी में पढ़ा, शैवाल में पढ़ा, लाइकेन में पढ़ा।
तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि इसका शरीर सुकाय था, थैलस था। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एम्ब्रियो या भ्रूण के निर्माण की शुरुआत हो गई है। अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं, लेकिन अ, क्योंकि इसे हम एम्ब्रियो या भ्रूण का सबसे सरल प्रकार का ग्रुप कहते हैं, तो यहाँ से शुरुआत होती है। इसे एम्फीबियस प्लांट्स के नाम से जाना जाता है, उभयचरी पौधे के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा जीवन काल टेरेस्ट्रियल होता है, अर्थात कहने का मतलब कि स्थलीय होता है, लेकिन इसे निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम इसे उभयचरी पौधा कहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक ब्रायोफाइटा। इसमें जो भी कमेंट्स करना हो आप लोग कमेंट करिएगा, जो सुझाव हो आप लोग सुझाव बेहिचक दीजिएगा। क्या कमी है या क्या अच्छाई है, कमेंट जरूर करिएगा। और ज्यादा से ज्यादातर बच्चों को इस वीडियो को प्रोत्साहित करिए, उत्साहित करिए उन्हें, ताकि ऐसे बच्चे जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं वो क्लास को अच्छे ढंग से पढ़ें और अपने कंपटीशन की परीक्षाओं को बढ़िया ढंग से, सुचारू रूप से, अच्छे ढंग से तैयारी करने का काम करें। धन्यवाद।